नमस्ते छात्रों। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर्स यानी प्रकृति के अनमोल खजाने। मैं हूं आपका दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। इस सफर में आपके साथ रहूंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाला है क्योंकि मैं लाइव क्लास की तरह इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है एक स्कूल वेकेशन से। भूमि और सूर्या अपनी छुट्टी बिताने अपनी अज्जी यानी दादी के पास एक गांव गए हैं। ये गांव वेस्टर्न घाट्स के किनारे पर स्थित है। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि शहर के मुकाबले वहां की हवा बहुत ताज़ा और ठंडी है। अज्जी ने उन्हें समझाया कि ये जगह प्रकृति के खजानों से भरी हुई है जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इनमें शामिल हैं ताज़ा हवा, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी और ढेर सारे पेड़ पौधे। याद रखिए, इन खजानों के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं है। इस तस्वीर को देखिए। ये वही गांव है जहां भूमि और सूर्या आए हैं। यहाँ चारों तरफ सुंदर पहाड़ियां, नदियां, अनोखे पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं। अज्जी की इसी विजडम या समझदारी को समझने के लिए क्यों ना आप भी अपनी नोटबुक में पहाड़ियों और नदियों का एक छोटा सा मैप स्केच करें। अब सवाल यह है कि ये नेचर्स ट्रेजर्स आखिर हैं क्या। प्रकृति हमें जीने के लिए जरूरी चीजें देती है, जैसे सांस लेने के लिए प्योर एयर, सभी जीवों के लिए फर्टाइल सॉइल या उपजाऊ मिट्टी, ऊर्जा के लिए सनलाइट और पीने व खेती के लिए वाटर। पेड़ तो जानवरों और पक्षियों को घर और खाना दोनों देते हैं। हम सब इसी प्रकृति का हिस्सा है। सबसे पहले है प्योर एयर, शुद्ध हवा। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। अगर हवा पोल्यूटेड हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी में क्रॉप्स उगते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं और हमें फूड मिलता है। इसलिए सॉइल भी नेचर का एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। फिर है सनलाइट, सूरज की रोशनी। सनलाइट से प्लांट्स फूड बनाते हैं, हमें वार्मथ मिलती है और अर्थ पर एनर्जी मिलती है। बिना सनलाइट के लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है वाटर, पानी। पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, सब कुछ के लिए चाहिए। बिना पानी के कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रह सकता। और लास्ट में मेन टेक अवे दिया है, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर। मतलब पेड़ हमें फल देते हैं, जानवरों को घर देते हैं, बर्ड्स को नेस्ट बनाने की जगह देते हैं और इंसेक्ट्स को रहने का प्लेस देते हैं। और याद रखो, हम भी नेचर का ही एक हिस्सा है। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। आप इमेज में देख रहे हो, अज्जी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हैं। मतलब गहरी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो फ्रेश एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है। लंग्स का डायग्राम भी बना है जिसमें एरोज दिखाए गए हैं। फ्रेश एयर अंदर जा रही है और यूज्ड एयर बाहर निकल रही है। इससे पता चलता है कि ब्रीदिंग से लंग्स में ऑक्सीजन भरती है। अब एक्टिविटी 11.1, लेट अस एक्सपीरियंस। टीचर कहते हैं, चलो खुद ट्राई करते हैं। स्टेप 1, पहले एक डीप ब्रेथ लो, सांस अंदर भरो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। स्टेप 2, अब और गहरी सांस लो, जितना हो सके उतनी देर तक सांस रोको, फिर बाहर छोड़ो। ऑब्जर्वेशन दिया है, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब हम ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते, थोड़ी देर में ही हम बेचैन होने लगते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है और हमारी बॉडी को अपने सभी फंक्शंस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हार्ट का धड़कना, दिमाग का काम करना, मसल्स का मूव करना। इसलिए जब हम सांस रोकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और बॉडी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। टेक अवे दिया है, हम कुछ दिन बिना फूड के रह सकते हैं, बिना वाटर के भी थोड़े दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना एयर के हम बिल्कुल नहीं रह सकते। एयर हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, हमारे फेफड़ों यानी लंग्स का चित्र है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के हर फंक्शन के लिए जरूरी है। ज्यादातर सभी जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग एयर या विंड। यानी जब हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। सबसे पहले लिखा है एविडेंस ऑफ एयर। बच्चों, हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, कपड़े सूखते हुए हिलते हैं, किताब के पेजेस अपने आप पलट जाते हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि वहां हवा मूव कर रही है। फिर डेफिनेशन दी हुई है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब जब हवा मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। अब आगे लिखा है, फास्ट ब्लोइंग एयर इज इक्वल टू स्टॉर्म। जब हवा बहुत तेज चलती है, जैसे आंधी, तो उसे स्टॉर्म कहते हैं।
और जेंटल ब्लोइंग एयर इज इक्वल टू ब्रीज। जब हवा धीरे धीरे ठंडी ठंडी चलती है तो उसे ब्रीज कहते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 11.2 पर, मेकिंग अ फिरकी या पिन व्हील। फिरकी मतलब पेपर का पिन व्हील जो हवा चलने पर घूमता है। मटेरियल्स लिखे हैं, स्क्वायर पेपर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, सिजर्स, पिन और एक सॉफ्ट स्टिक। स्टेप्स इमेज में दिखाए गए हैं। पहले स्क्वायर पेपर के कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ कट करो, फिर कॉर्नर्स को फोल्ड करके सेंटर में पिन लगा दो। उसके बाद उस पिन को स्टिक पर लगा दो और फिरकी रेडी। ऑब्जर्वेशन, जब तुम फिरकी पर फूंक मारते हो या भागते हो तो फिरकी घूमने लगती है। कंक्लूजन, विंड मेक्स द फिरकी रोटेट, मतलब हवा में मूवमेंट होती है इसलिए फिरकी घूमती है। ये एक प्रूफ है कि मूविंग एयर यानी विंड फोर्स लगाती है। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमने ये सीखा, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। विंड स्लो हो तो ब्रीज, फास्ट हो तो स्टॉर्म। और विंड अपनी पावर से चीजों को घुमा भी सकती है, जैसे हमारी फिरकी। हवा में बहुत ताकत होती है। इसी ताकत का इस्तेमाल विंड मिल्स चलाने में किया जाता है। इससे बिजली पैदा होती है, आटा चक्की चलती है और कुओं से पानी निकाला जाता है। भारत में मुप्पंडल, जैसलमेर और ब्राह्मणवेल जैसे इलाकों में बहुत बड़े विंड फार्म्स हैं। अब हमारा टॉपिक है, व्हाट इज एयर मेड ऑफ, मतलब जो हवा हमारे चारों तरफ है वो बनी किस चीज से है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, एयर सराउंडिंग अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी अर्थ के अराउंड जो एयर है वो एक ही गैस नहीं है बल्कि बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है। अब यहाँ कॉम्पोजिशन द 100 स्क्वायर्स मॉडल दिया है। टीचर बोलते हैं, चलो एयर को एक सिंपल मॉडल से समझते हैं। सोचो एक ग्रिड है जिसमें टोटल 100 स्क्वायर्स बने हुए हैं। ये 100 स्क्वायर्स 100% एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन 100 स्क्वायर्स में 78 स्क्वायर्स नाइट्रोजन के हैं, मतलब हवा का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन होता है, लगभग 78%। 21 स्क्वायर्स ऑक्सीजन के हैं, ये वही ऑक्सीजन है जो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। और 1 स्क्वायर में बाकी सब गैसेस होती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस। राइट साइड में कलर से भी समझाया गया है। ब्लू इज इक्वल टू नाइट्रोजन, रेड इज इक्वल टू ऑक्सीजन, ग्रीन इज इक्वल टू अदर गैसेस। अब एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, परसेंटेज मीन्स पार्ट्स इन 100, मतलब जब हम बोलते हैं 78%, तो इसका मतलब होता है 100 में से 78 पार्ट्स। इसलिए हम कहते हैं एयर में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है और थोड़ा सा हिस्सा बाकी गैसेस का होता है। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें ये समझे कि एयर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि ये एक मिक्सचर है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और थोड़ी सी और अदर गैस। अभी हम पढ़ने वाले हैं वाटर, एसेंशियल एंड प्रेशियस, यानी पानी हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना कीमती है। सबसे पहले लिखा है अज्जीज लेसन, यूज एवरी ड्रॉप, नो वेस्ट। अज्जी हमें सिखा रही हैं कि पानी की एक एक बूंद बहुत वैल्यूएबल होती है। प्लांट्स को पानी देते वक्त भी केयरफुली देना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। अब आते हैं यूजेस ऑफ वाटर पर। पानी का यूज हम कहां-कहां करते हैं? ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बेदिंग नहाने के लिए, वॉशिंग और क्लीनिंग कपड़े और घर साफ करने के लिए, क्रॉप्स खेती के लिए और इंडस्ट्री में भी मशीन्स और प्रोडक्शन के लिए। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर समझते हैं। स्लाइड में लिखा है कि अर्थ का लगभग 2/3 हिस्सा वाटर से कवर्ड है, लेकिन ज्यादातर पानी ओशंस और सीज में है जो सैलीन यानी नमकीन होता है। ये पानी हम ड्रिंकिंग, फार्मिंग या डेली यूज के काम में यूज नहीं कर सकते। फिर लिखा है फ्रेश वाटर। जो पानी हम यूज कर सकते हैं वो मिलता है आइस शीट्स और स्नो में, रिवर्स और लेक्स में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम, फ्रेश वाटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए पानी लिमिटेड है और प्रेशियस है। तो बच्चों, इस स्लाइड का मेन मैसेज ये है कि वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है, लेकिन यूजेबल फ्रेश वाटर कम है। इसलिए हमें बचानी चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। गैसेस होती हैं, इसीलिए बच्चों, जैसा अज्जी कहती हैं, हर बूंद मायने रखती है। पानी का इस्तेमाल सावधानी से करें। अगला क्वेश्चन है, आर वी वेस्टिंग वाटर, मतलब क्या हम पानी बर्बाद कर रहे हैं?
सबसे पहले एक्टिविटी 11.3 फाइंड आउट दिया गया है। टीचर कहते हैं अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो, जैसे दांत ब्रश करते वक्त टैप खुला रह जाता है या नहीं, शावर लेते वक्त ज्यादा देर तक पानी बहता रहता है या नहीं, बर्तन, कपड़े और गाड़ी धोते वक्त कितना पानी वेस्ट होता है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन लिखा है, वाटर इज ऑफन वेस्टेड, यानी हम अपनी छोटी छोटी आदतों से बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। अब आता है हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज, पानी का वेस्ट कैसे कम करें। सबसे पहला पॉइंट, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। जब ब्रश कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो, तब टैप बंद रखो। सेकंड, फिक्स लीकेजेस। अगर कहीं से नल टपक रहा है, पाइप लीक हो रहा है, तो तुरंत ठीक कराओ, वरना बूंदें बूंदें करके बहुत सारा पानी चला जाता है। थर्ड, रिसाइकिल वाटर। जैसे वॉशिंग मशीन का पानी फ्लोर साफ करने या गार्डन में यूज किया जा सकता है। इससे फ्रेश वाटर की बचत होती है। अब आता है पोल्यूशन का टॉपिक। रिवर्स और लेक्स में प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, कचरा फेंक दिया जाता है। होम्स और इंडस्ट्रीज का वेस्ट भी पानी में छोड़ दिया जाता है। इसका रिजल्ट लिखा है, पोल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, मतलब गंदा पानी पीने के लायक नहीं होता और ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो बच्चों, इस स्लाइड का मैसेज क्लियर है, पानी वेस्ट भी हो रहा है, पानी पोल्यूटेड भी हो रहा है, इसलिए हमें पानी बचाना भी है और साफ भी रखना है। इस टेबल को देखिए, अगर आप हाथ धोते समय साबुन लगाते वक्त नल बंद कर देंगे या ब्रश करते समय मग का इस्तेमाल करेंगे, तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। आज की स्लाइड का टॉपिक है कंजर्विंग वाटर, यानी पानी को बचाना और सही तरीके से यूज करना। सबसे पहले वाई दिया है। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में पानी की शॉर्टेज होती है। फ्रेश वाटर लिमिटेड है, मतलब जो पीने और डेली यूज के काम का पानी है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। अब गोल लिखा है, कंजर्व वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली, यानी पानी को संभाल कर यूज करना, सोच समझ कर यूज करना और वेस्ट ना करना। अब आता है मेथड 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करना। इसमें हम क्या करते हैं, घर के रूफटॉप्स पर गिरने वाला रेन वाटर पाइप के थ्रू टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में यूज किया जा सके। ये इंडिया में एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है, यानी बहुत पुराना तरीका जो हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है। अब मेथड 2, स्टेप वेल्स ट्रेडिशनल। इन्हें राजस्थान में बावड़ी और गुजरात में वाव कहते हैं। ये गहरी गड्ढे या वेल्स होते हैं जो स्टोन ब्लॉक से बने होते हैं। इनमें रेन वाटर और रिवर्स और लेक्स का सीपेज वाटर जमा होता है जो बाद में यूज के काम आता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च। इस दिन हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि पानी बचाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस स्लाइड से हम ये सीखते हैं कि पानी लिमिटेड है, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल सिस्टम्स जैसे स्टेप वेल्स का यूज करना चाहिए और हमेशा पानी को कंजर्व करना चाहिए। ये देखिए, एक विशाल बावड़ी का चित्र है। ये भारत की प्राचीन जल संरक्षण तकनीक का एक शानदार नमूना है। याद रखें, 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे। बच्चों, अब हम चैप्टर 11.3 एनर्जी फ्रॉम द सन को समझेंगे। ध्यान से सुनना, जैसे मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हो कि अज्जी धूप में मिर्च सुखा रहे हैं। ये सीन हम सब ने घर पर देखा होगा। गांव हो या शहर, धूप में चीजें सुखाना एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है। अज्जी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पृथ्वी पर लगभग सारी एनर्जी का मेन सोर्स सूर्य है। बिना सन के ना हीट मिलेगी, ना लाइट मिलेगी और लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन पर। सन हमें हीट भी देता है और लाइट भी, और दोनों का बहुत यूज होता है। पहला यूज ड्राइंग क्लोथ्स एंड फूड। जैसे कपड़े धोकर हम धूप में सुखाते हैं, वैसे ही मिर्च, पापड़, अनाज जैसे फूड आइटम्स को भी धूप में सुखाया जाता है। इससे फूड प्रिजर्व होता है, मतलब ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होता। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। बच्चों, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे। तीसरा यूज, वार्मथ फॉर लिविंग बीइंग्स। सन की वजह से हमें गर्मी मिलती है। सर्दी के दिनों में धूप में बैठना अच्छा लगता है ना? ये वार्मथ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस सबके लिए जरूरी होती है। और लास्ट में ऑब्जर्वेशन दिया है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द सन।
चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हर लिविंग बीइंग किसी न किसी तरह से सन पर डिपेंड करता है। प्लांट्स डायरेक्टली सनलाइट यूज करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों याद रखो, सूर्य के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये स्लाइड हमें क्लियरली समझाता है कि सन हम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जिसका टाइटल है हार्नेसिंग द सन। हार्नेसिंग का मतलब होता है सन की एनर्जी को सही तरीके से यूज करना। मतलब सूर्य से मिलने वाली एनर्जी को हम टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ में कैसे काम में लाते हैं, ये इस स्लाइड में समझाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यहाँ पहला पॉइंट है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स क्या करते हैं? ये सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपने अक्सर घरों की रूफटॉप्स पर ब्लू कलर के पैनल्स देखे होंगे। ये सोलर पैनल्स ही होते हैं। इनका यूज स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और कई घरों में बिजली बनाने के लिए होता है। मतलब बिना कोल या पेट्रोल के सीधा सन से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर कुकर। सोलर कुकर में हम डायरेक्ट सनलाइट से फूड कुक करते हैं। इसमें गैस या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। धूप जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा खाना पकता है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। उसके बाद है सोलर वाटर हीटर। इस डिवाइस का यूज पानी गर्म करने के लिए होता है। बहुत से घरों में बाथरूम के ऊपर सोलर वाटर हीटर लगे होते हैं जो धूप से पानी हीट कर देते हैं। अब हम आते हैं द फूड चेन कनेक्शन, जिसे यहाँ काऊ एग्जाम्पल से समझाया गया है। सोचो एक काऊ धूप में खड़ी है। क्या उसे डायरेक्टली सन से एनर्जी मिल रही है? नहीं बच्चों, सिर्फ धूप में खड़े होने से काऊ को एनर्जी नहीं मिलती। काऊ ग्रास खाती है और ग्रास को ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए। ग्रास अपना फूड सनलाइट से बनाता है और वही एनर्जी काऊ को मिल जाती है जब वो ग्रास खाती है। तो कंक्लूजन क्या निकला? काऊ को एनर्जी सन से ही मिल रही है, लेकिन ग्रास के थ्रू। इससे हमें समझ आता है कि फूड चेन में सन सबसे ऊपर होता है। और अब स्लाइड का लास्ट पॉइंट, ट्रेडिशन। हमारे कल्चर में सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना यानी वाटर ऑफर करना एक परंपरा है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड है। मतलब सूर्य के प्रति शुक्रिया जताना। तो बच्चों इस स्लाइड से हमें तीन बड़ी बातें समझ आती हैं। सन की एनर्जी टेक्नोलॉजी में यूज होती है, फूड चेन का बेस सन है, और हमारी ट्रेडिशंस भी सन के इंपॉर्टेंस को दिखाती हैं। इसलिए याद रखो, सन सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि लाइफ का मेन एनर्जी सोर्स है। तो बच्चों, सूरज ही असली पावर हाउस है। चाहे वो पौधों का खाना बनाना हो या हमारे घर की सोलर लाइट, सब उसी पर निर्भर है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका टाइटल है 11.4 फॉरेस्ट्स नेचर्स होम। इसका मतलब होता है जंगल यानी प्रकृति का घर। ध्यान से सुनना, जैसे मैं लाइव ऑनलाइन क्लास में समझा रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट वो बड़ा एरिया होता है जहां प्लांट्स की डेंस ग्रोथ होती है। यहां सिर्फ बड़े ट्रीज ही नहीं, बल्कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीनों टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। इसलिए फॉरेस्ट बहुत ग्रीन और थिक होता है। अब स्लाइड का नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशन। यहां एक एग्जाम्पल दिया गया है, नेल्लीकाई यानी गूसबरीज ढूंढना। अज्जी यहां बच्चों को एक बहुत अच्छी बात सिखाती हैं। वो कहती हैं, डू नॉट प्लक, मतलब पेड़ से फल मत तोड़ो। जो फल जमीन पर गिर चुका है उसे वहीं छोड़ दो एनिमल्स के लिए। इससे हमें रिस्पेक्ट और केयर फॉर नेचर का लेसन मिलता है। अब हम आते हैं रोल ऑफ फॉरेस्ट्स पर, यानी फॉरेस्ट्स का काम क्या होता है। सबसे पहला रोल, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। जंगल वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को खाना और रहने की जगह देता है। बिना फॉरेस्ट के इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स। फॉरेस्ट एक सिस्टम की तरह काम करता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल या प्लांट्स पर डिपेंड करता है। इसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स। हमें फॉरेस्ट से लकड़ी, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, गम, हनी जैसे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स मिलते हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से फॉरेस्ट हेल्दी रहता है। और अब स्लाइड का लास्ट और सीरियस पॉइंट, फॉरेस्ट कवर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमंस की एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज की वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट एनिमल्स, क्लाइमेट और हम सब पर पड़ता है। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें यह समझना है कि फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का ग्रुप नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम है। अगर हम फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखो, सेव फॉरेस्ट्स, सेव लाइफ। सोचिए,
अगर सारे जंगल काट दिए जाएं तो उन पक्षियों और जानवरों का क्या होगा? हमें अपने हरियाली भरे खजाने को बचाना होगा। बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सेविंग आवर ग्रीन कवर। ग्रीन कवर का मतलब होता है पेड़ पौधों और जंगलों का एरिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले इशू समझते हैं। यहां लिखा है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब बड़े लेवल पर पेड़ काटे जा रहे हैं। और एक बार फॉरेस्ट कट हो जाता है तो उसे रिस्टोर होने में सालों लग जाते हैं। पेड़ एक दिन में नहीं उगते, इसलिए डिफॉरेस्टेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वन महोत्सव। वन महोत्सव को हम फॉरेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं और ये जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है न्यू ट्रीज प्लांट करना और लोगों में अवेयरनेस रेज करना कि पेड़ लगाना और बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं स्लाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द चिपको मूवमेंट। बच्चों, ये इंडिया का एक फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट है। सबसे पहले व्हेन एंड वेयर। चिपको मूवमेंट अर्ली 1970s में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। अब एक्शन क्या था? लोकल विमेन ने पेड़ों को एनसर्कल किया, यानी उनके चारों तरफ खड़ी हो गई और ट्रीज को हक किया। उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। इसी वजह से इस मूवमेंट का नाम पड़ा चिपको, मतलब चिपक जाना। और अब एम। इस मूवमेंट का एम था रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट्स, मतलब जंगलों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना और फ्यूचर के लिए उन्हें बचाना। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें ये सीख मिलती है कि पेड़ सिर्फ रिसोर्सेज नहीं बल्कि लाइफ का बेस हैं। अगर हम आज फॉरेस्ट्स नहीं बचाएंगे तो कल नेचर हमें नहीं बचा पाएगा। इसलिए याद रखो, सेव ट्रीज सेव फ्यूचर। ये तस्वीर उसी चिपको आंदोलन की याद दिलाती है। जंगलों का सम्मान करना और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। 11.5 सॉइल द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस, यानी मिट्टी वो बेस है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं और जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब इस स्लाइड को ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास जैसे। सबसे रिसाइकलिंग इन नेचर। नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता बच्चों, सब कुछ रिसाइकल होता रहता है। सबसे पहले लीव्स फॉल। पेड़ों के पत्ते जमीन पर गिरते हैं। फिर क्या होता है? ये पत्ते डीके होते हैं, यानी धीरे धीरे सड़ जाते हैं। और जब ये डीके होते हैं तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से एनरिच कर देते हैं, मतलब मिट्टी को पोषण देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू प्लांट्स यूज दिस सॉइल टू ग्रो। जो मिट्टी न्यूट्रिएंट से भरी होती है उसी में नए प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं। इस तरह से नेचर का साइकिल चलता रहता है। उसके बाद रूट्स होल्ड द सॉइल। प्लांट्स की रूट्स मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। इससे क्या होता है? मिट्टी वॉश अवे नहीं होती, यानी बारिश या हवा से बहकर नहीं जाती। इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन प्रिवेंट होना कहते हैं। अब हम आते हैं एक्टिविटी 11.4 इन्वेस्टिगेटिंग सॉइल पर। इस एक्टिविटी में बच्चों को कहा जाता है कि सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करो। पहले मिट्टी को नेकेड आई से ऑब्जर्व करो और फिर मैग्नीफाइंग लेंस से देखो। मैग्नीफाइंग लेंस से छोटी छोटी चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो फाइंडिंग्स क्या होती हैं? हमें मिट्टी के अंदर सैंड, छोटे पेबल्स, रूट्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स मिलते हैं। मतलब सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। अब स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स को हम नेचर के फार्मर्स भी कहते हैं। ये नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो मिट्टी को टर्न और लूजन करते हैं, यानी मिट्टी को उलट पुलट कर सॉफ्ट बना देते हैं। इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, वॉश हैंड्स आफ्टर टचिंग सॉइल। सॉइल में जर्म्स हो सकते हैं, इसलिए मिट्टी को टच करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो बच्चों याद रखो, सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं, लाइफ का फाउंडेशन है। अगर सॉइल हेल्दी होगी तभी प्लांट्स हेल्दी होंगे और तभी हम सब हेल्दी रहेंगे। मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। सूरज, पानी और हवा के असर से जब बड़ी चट्टानें टूटती हैं तब मिट्टी बनती है। चट्टानों से हमें ग्रेनाइट और मार्बल जैसे पत्थर भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल घर बनाने में होता है। बच्चों, अब हम एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, मतलब मिट्टी कैसे बनती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन प्रोसेस की। सॉइल एक दिन में नहीं बनती बल्कि एक लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनती है।
यहाँ पहला वर्ड हाईलाइट किया गया है, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है रॉक्स का टूट फूट जाना, यानी बड़े बड़े पत्थर धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये रॉक्स टूटते कैसे हैं? इसके पीछे सन, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होता है। सन की हीट से पत्थर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। वाटर जब क्रैक्स के अंदर जाता है तो पत्थर और ज्यादा टूटने लगते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स की रूट्स भी रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम। सॉइल का फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। सिर्फ थोड़ा सा सॉइल गन्ने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए मिट्टी बहुत प्रेशियस है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन पर। आपने देखा होगा कि मिट्टी के डिफरेंट कलर्स होते हैं, कहीं रेड, कहीं ब्लैक, कहीं ब्राउन। डिफरेंट कलर्स का मतलब होता है डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? इसमें सैंड, डिकेइंग मैटर यानी सड़ी हुई लीव्स और प्लांट्स, और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, जैसे गोल्ड। सॉइल में अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें ये समझ आता है कि सॉइल बनना एक बहुत स्लो प्रोसेस है और इसलिए सॉइल को प्रोटेक्ट करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखो, नो सॉइल, नो प्लांट्स, नो लाइफ। खनिजों से हमें एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा जैसी धातुएं मिलती हैं। हमारे मोबाइल फोन में भी सोना, चांदी और कॉपर जैसे दर्जन भर मिनरल्स होते हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सावधानी से करें। अंतिम खजाना है फॉसिल फ्यूल्स। करोड़ों साल पहले जो सूक्ष्म जीव और पौधे जमीन के नीचे दब गए थे, वे भारी दबाव और गर्मी से पेट्रोल, डीजल, कोयला और नेचुरल गैस में बदल गए। कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है और सीएनजी गाड़ियों के लिए एक साफ ईंधन है। तो बच्चों, आज का सबसे बड़ा टेक अवे है, गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी के पास हर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। हमें भविष्य के लिए इन खजानों को बचाना होगा। आज हमने कई जरूरी शब्द सीखे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फॉसिल फ्यूल्स और वन महोत्सव। क्या आपके मन में कोई सवाल है? अगर नहीं, तो अपने स्कूल में होने वाले वन महोत्सव में जरूर हिस्सा लें। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।